क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस से आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 6 जनवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें स्टडी प्लान आपको मिलता है, मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं वीडियोज़ के। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो है हम लोग के टच में रहेंगे आसानी से। ठीक, हमारा जो एक ही ऑफिशियल नंबर है 9650347272, इस पे आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये वाले कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं जो उत्तर पूर्वी भारत में अभी लॉन्च करी गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। ठीक, त्रिपुरा और मणिपुर में है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, देखेंगे। नई तालीम बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और सिंधुताई सपकाल, ठीक है, सिंधुताई सपकाल जो है, इनकी ये एक महिला थी। ये ऑर्फन जो चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के लिए काफ़ी इन्होंने काम किया था, तो इनकी डेथ हो गई है। ओमी श्योर ये क्या चीज़ है, ओमिक्रॉन को आपका जो है टेस्ट करने के लिए किट है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेटजी यूज़ होती है वो इंपॉर्टेंट है और पूछी आ सकती है। ठीक है, IHU वेरिएंट अभी कोविड-19 का नया आ गया है। ये नया नहीं है, अभी ज़्यादा न्यूज़ में आया है, देखेंगे इसकी बात क्या है ये। ठीक है, और ओमिक्रॉन से कंपैरिजन में क्या इसकी जो है ज़्यादा संक्रमित है कि क्या करती है। नीट 3.0 गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही बड़ा एक कदम है। इसको भी जो है पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे अभी। भारत द्वारा सोने का आयात तो इंपोर्ट जो इंडिया के द्वारा गोल्ड किया गया वो कितना किया गया है वॉल्यूम में, दुनिया में इंडिया कौन से नंबर का उपभोक्ता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा मैं। मल्टी एजेंसी सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशूज़। व्हाट इट इज़ वी विल सी इन डिटेल इन द लेक्चर। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक, ये क्या होता है, ये जो मेजरमेंट जो भी होते हैं ना SI यूनिट वाले, उन सब के लिए जो है ये लेबोरेटरी है। इसके संबंधित क्या न्यूज़ में आया है, चलिए देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से संबंधित इकोनॉमी का जो हमारा पहला टॉपिक है आज, वो है कि प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत में परियोजनाएं लॉन्च करी गई हैं। इन परियोजनाओं से संबंधित नाम पूछे जा सकते हैं और मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है भाई साहब कौन से स्टेट से संबंधित है। ठीक, तो प्रधानमंत्री जी ने 13 प्रोजेक्ट का तो जो है आपका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया, और 9 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन लगाया, मतलब कि आधारशिला रखी। मणिपुर में कौन कौन से काम किए इन्होंने, देखिए मणिपुर में इन्होंने एक तो स्टील ब्रिज को इनॉग्रेट किया बाराक रिवर पे, जिसपे कि वाटरवे 6 भी है। ठीक, मैंने अभी पीछे आप लोग को बताया भी था, वाटरवे 6 जो है बाराक रिवर पे, जो कि मणिपुर में है। और यहाँ से ये अच्छा ब्रिज बनाया है, स्टील ब्रिज, तो किसी नेशनल हाईवे पे होगा, वो नेशनल हाईवे है 37, ये ध्यान रखना। तो 37 बाराक रिवर आपका वाटरवे 6, ठीक, मणिपुर। इसमें ये कहाँ से किसको जोड़ता है, सिलचर और इम्फाल को। ठीक है, इतने फैक्ट्स इसमें खाली आपको याद रखने की जरूरत है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो उन्होंने लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, वो है वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जल संचरण प्रणाली की। ये इम्फाल सिटी जो है, जो कि मणिपुर की कैपिटल भी है, उसको पीने का पानी प्रोवाइड करेगी। तीसरा, इन्होंने क्या लॉन्च किया है, 200 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल कियामगई में जो है अभी इनॉग्रेट किया है, DRDO के सहयोग के साथ में। अब देखो, अभी इसरो से संबंधित यूपीएससी ने जो है मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताइए इसके क्या क्या जो है क्या क्या काम करता है। मेरे ख्याल से अब DRDO के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं, वो तो रेगुलरली हम लोग आपको करंट अफेयर में बता ही रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं हेल्थ से संबंधित, तो ये भी DRDO का एक है। अगर मान लीजिए वहाँ स्टेटमेंट देता है कि DRDO ऑल्सो वर्क्स इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इश्यूज, और ये तो बिल्कुल करता है। इसको जो है आप लोग वहाँ पे जो है टिक करके आएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है। अगला ये है कि इन्होंने 3 प्रोजेक्ट इम्फाल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है डेवलप यहाँ पे इनॉग्रेट किए। कौन कौन से हैं, एक तो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। स्मार्ट सिटी है तो उसका एक जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना देंगे, वहीं से सारी चीज़ें जो है कमांड की जाएंगी, कंट्रोल की जाएंगी। ठीक, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न रिवर फ्रंट ऑफ इम्फाल, तो मतलब जैसे ये रिवर है इम्फाल, तो जो वेस्ट साइड में रिवर फ्रंट है उसको डेवलप किया गया है, फेज 1। तीसरी चीज इन्होंने यहाँ पे की है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, डेवलपमेंट ऑफ माल रोड एट थंगल बाजार।
एक मतलब रोड बनाई गई है जहाँ पे मतलब ज़्यादातर इस जैसे आपने नैनीताल में अगर आप लोग गए होंगे तो माल रोड बनी हुई है, तो उसमें जो है शॉपिंग करने के लिए और टूरिज्म को एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए माल रोड ये बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हुई हैं? आपका मणिपुर में। त्रिपुरा में इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिशन 100 प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल, ये किससे संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है, ध्यान रखना। त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना, तो वो तो चलो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल कहां से संबंधित है? त्रिपुरा। दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक। और इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और इनॉग्रेट की, यहाँ पे एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है, न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, ठीक। अच्छा, रुद्र सागर लेक एक रामसार साइट है जो कि त्रिपुरा में है। ये एक वैल्यू एडिशन आप लोगों के लिए यहाँ पर कर सकते हो आप मैपिंग से, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, ऑटोमेटेड जनरेशन कंट्रोल। अब देखिए ये चीज जो है ऑटोमेटेड जनरेशन कंट्रोल यानी कि स्वचालित उत्पादन नियंत्रण। उत्पादन किसका हो रहा है? पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसको नियंत्रण करना है, ठीक, ऑटोमेटिकली। इससे कुछ क्लैरिटी आएगी क्या चीज बताई जा रही है, ठीक। अब जो यूनियन मिनिस्टर हमारे पावर के, उन्होंने इनको ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल को अभी देश को समर्पित कर दिया। इसमें ये हेल्प करेगा कि भारत का जो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 500 गीगावाट हम लोग अक्षय ऊर्जा यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाना है हमें 2030 तक। तो ये टारगेट है। ये क्वेश्चन अलग से आपसे बन सकता है कि बताइए इंडिया ने जो टारगेट रखा है 500 गीगावाट का, वो कब तक के लिए रखा है? तो वहां पे ऑप्शन देगा 2025, 2030, 2035, 2040। तो आपको 2030 को मार्क करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो चीज जरूरी है वो चीज मैं आपको बताता चलता हूं, तो आप यहां पे भी आपको याद हो जाता है कि नहीं बताओ। और फिर साथ ही साथ आप बाकी चीजें पढ़ो तो आप फिर निर्दिष्ट तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से आपको क्या चीज पे ज्यादा ध्यान देना ये आपको याद रहता है, ठीक। अच्छा, इसको ऑपरेट कौन करेगा? ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल को इसको ऑपरेट करेगा पोसोको। पोसोको क्या है? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन है, और ये नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर के थ्रू जो है इसको ऑपरेट करेगा। तो पोसोको के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए पोसोको जो है आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो पूरे भारतवर्ष में जो ग्रिड लगी हुई है जिसके थ्रू जो है एनर्जी पावर जो है पास होती है पूरे देश में, नेशनल ग्रिड बोलते हैं। तो उसको ऑपरेट करने में, रिलायबल, एफिशिएंट, सिक्योर मैनर में जो है पोसोको का बड़ा जो है रोल रहता है। और इसके 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है। अभी लोड डिस्पैच सेंटर क्या है भी बताऊंगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर एक है, ठीक। पोसोको डे भी होता है 3 जनवरी को होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत 3 जनवरी 2017 में फंक्शन करने लगा, पावर ग्रिड से अलग करके अलग से पोसोको जो है कॉर्पोरेशन बना दिया गया। पहले पावर ग्रिड के अंतर्गत था, अब इसको अलग किया गया 3 जनवरी को। तो इसका दिन जो है वो जो मनाया जाता है वो 3 जनवरी हो गया, ठीक। समझ में आ गई चीज? पोसोको अब इसका जो है आपका नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। अब देखो नेशनल लोड जो डिस्पैच सेंटर है वो क्या करता है कि आपका कि ये हर 4 सेकंड में, ठीक, पूरा देखो नेशनल ग्रिड तो हमारा एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है, ठीक। तो ये हर 4 सेकंड में जो है 50 पावर प्लांट को, ठीक, 50 पावर प्लांट से ज़्यादा को जो है सिग्नल भेजता है ताकि फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो बराबर बनी रहे। और इंडियन पावर सिस्टम में कहीं पे फ्रीक्वेंसी की वजह से कम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जो है ऐसा ना हो कि वो आउटेज आ जाए यानी कि बिजली चली जाए हो। तो ये नेशनल लोड डिस्पैच जो लोड है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का, उसको जो है पूरा मेंटेन उसकी फ्रीक्वेंसी रखने में नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का काम होता है। तो अब एजीसी के थ्रू जो है ये इसी तरीके से 50 पावर प्लांट को हर 4 सेकंड में जो है मेंटेन करेगा फ्रीक्वेंसी की, और इंडियन पावर सिस्टम को जो है एफिशिएंटली ऑटोमेटिकली जो है चलाएगा अच्छी तरीके से। और इसको जो है रिन्यूएबल एनर्जी से भी जोड़ देंगे तो भाई वो भी इसमें काम आएगा, ठीक। और इन्होंने जो हमारे आरके सिंह जो मिनिस्टर ऑफ पावर है, इन्होंने एक रिपोर्ट भी निकाली, असेसमेंट ऑफ इनर्शिया इन इंडियन पावर सिस्टम, ठीक है। तो भारतीय विद्युत प्रणाली में जड़ता का आंकलन इन्होंने किया। इनर्शिया आपको पता ही है, जैसे कोई चीज मोमेंटम में है तो ये ऐसे गई तो वापस उसका एक टेंडेंसी होती है कि वापस वहां पे अपनी रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए ये ऐसे आती है, फिर यहाँ तक गई तो ये इनर्शिया जैसे पेंडुलम होता है, ठीक। तो साइंस का थोड़ा सा एक वैल्यूएडिशन है, और इन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है आईआईटी बॉम्बे के साथ में। तो मेरे ख्याल से एजीसी क्या है, पोकोसो क्या है, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर क्या है, ये सारी चीजें आपको। और पोकोसो का डे कब होता है? 3 जनवरी को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन गवर्नेंस से संबंधित। देखिए सॉरी
नई तालीम जो है ये एक तरीके का पढ़ाने का जो है तरीका है, ठीक, बेसिक एजुकेशन से संबंधित है, यानी कि बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। गांधी जी ने ये वाली चीज जो है सिद्धांत ये दिया था, ठीक। अभी इसकी सिल्वर जुबली है, सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी वर्धा में जो, और जब गांधी जी वर्धा में थे, आपको पता है आज के जो महाराष्ट्र में, तब उन्होंने ये चालू किया था वर्धा में 1937 में। तब उन्होंने कहा था कि नई तालीम पे हमें फोकस करना चाहिए, जिसमें कि जो भी बच्चा है उसकी मदर टंग में हमें उसको निर्देश देना चाहिए, ठीक। जैसे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, तो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। कोई तमिल का है तो तमिल के होना चाहिए, कन्नड़ है तो कन्नड़ के होना चाहिए, तो मदर टंग में उसको इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। साथ ही साथ फ्री में कंपल्सरी एजुकेशन, जैसे आपको पता है कि अपना आर्टिकल 21A में ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात, फंडामेंटल राइट दिया गया है, तो वैसे यहाँ पे फ्री कंपल्सरी एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब उनका ये था कि ज्ञान जो है इंफॉर्मेशन भी हो, साथ ही साथ कौशल भी हो, ताकि उसको एम्प्लॉयबल हो पाए, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी एक जो है सोच थी गांधी की, काफ़ी जो है दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने नई तालीम के अंतर्गत दिया था। नई तालीम कैसे संबंधित है? गांधी जी से संबंधित है। इन्होंने ये दिया था मदर टंग में इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, एजुकेशन फ्री कंपल्सरी एजुकेशन होना चाहिए, और फ्री स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। नई तालीम एक कॉन्सेप्ट है बेसिक एजुकेशन सिस्टम का, गांधी जी के द्वारा। इसमें प्रिंसिपल ये कहता है कि नॉलेज और वर्क जो है अलग अलग नहीं, नॉलेज है तो वर्क भी होना। जैसे मैं आप लोग से कहता हूं कि ये मैं करंट अफेयर आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं कि यहां पे आप कर लो तो बस मैंने पढ़ दिया और खत्म हो गया काम, नहीं। मैं ऐसे करना चाहता हूं आप लोग के लिए काम कि मेरा तो बेसिकली पैशन है कि आप लोग यहां पे पढ़ें भी और एग्जाम में जाके उसको जो है सही करके आए क्वेश्चन, ठीक। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं ताकि आप लोग उस पर जो है खुद अपना भी दिमाग लगाएं। तो ये नॉलेज के साथ में वर्क, ये अलग अलग नहीं है, वर्क भी होना चाहिए साथ में। और एजुकेशनल करिकुलम जो है इसी नाम से इन्होंने अपना 1937 में वर्धा में जब रुकते थे तब इन्होंने चलाया था। इसके 3 पिलर हैं गांधी जी के पेडागॉगी के, मतलब पढ़ाने के उस एक तरीके से, कि एक तो लाइफ लॉन्ग करेक्टर होता है एजुकेशन का, हमेशा हम सीखते हैं जिंदगी में, हमेशा हम एक विद्यार्थी रहते हैं, ठीक। तो कभी ये मत सोचो कि हम तो बहुत पढ़ चुके हैं, हमें किसी से कुछ सीखना नहीं है, हमेशा सीखते हैं। लाइफ लॉन्ग करेक्टर होता है एजुकेशन का। दूसरा सोशल करेक्टर भी है, मतलब समाज में हमें एजुकेशन को देखना चाहिए कि हाँ सबको मिले, और ये जो है एक होलिस्टिक प्रोसेस है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और उसके बाद जो है आपको उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो आप एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। होलिस्टिक प्रोसेस होता है, एक समग्र प्रक्रिया होती है। गांधी जी के लिए एजुकेशन, ये कोट आप यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन संबंधित अगर क्वेश्चन आता है कोई, कि गांधी जी के लिए जो शिक्षा थी वो व्यक्ति का नैतिक विकास है, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, ठीक। तो ये एक लाइफ लॉन्ग सिचुएशन है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए, एजुकेशन को बनाना चाहिए, हमें हमेशा सीखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोट है एजुकेशन के लिए, इन्होंने गांधी जी ने कहा है, द फंक्शन ऑफ नई तालीम इज नॉट मेरली टू टीच एन ऑक्यूपेशन बट थ्रू इट टू डेवलप द होल मैन। हमें सिर्फ व्यवसाय उसको नहीं सिखाना है, बल्कि हमें पूरे जो है एक होल मैन को बनाना है, डेवलप करना है, विकसित करना है, ठीक। ये चीज़ है नई तालीम गांधी जी से संबंधित, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधुताई सपकाल, ठीक। सिंधुताई सपकाल ये एक महिला थी, देखिए यहाँ पे इनकी फोटो है। इन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। इनको जो है आपका पद्म श्री से भी नवाजा गया था पिछले साल, 74 साल में इनकी अभी मृत्यु हो गई है। ऑर्फन चिल्ड्रंस मदर इनको बोला जाता था, अनाथ बच्चों की माँ बोला जाता था, ठीक। 1948 में इनका जन्म हुआ था वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, अभी हम ऊपर पढ़ भी रहे थे। और इनको स्कूल से निकाल दिया गया था जब ये स्कूल 4th क्लास से, ठीक। और अब जब 4th क्लास उन्होंने पास कर लिया उसके बाद इनको निकाल दिया गया था स्कूल से। तो फिर उन्होंने, होता है लोगों के अंदर, और इन्होंने बहुत लोगों को जो है अनाथ बच्चों की मदद करी। कई सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत गरीब थी तब भी, तो कोई ये कहता ना कि सर हमको तो बहुत प्रॉब्लम है, हमें तो बड़ी दिक्कत है, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। देखो ये सब बहानेबाजी नहीं, अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आप कर लोगे, और आप जब करोगे तो दूसरे भी ये समझ जाएंगे कि ये रुकेगा नहीं, इसको आप परेशान नहीं कर सकते, इसने अब ठान लिया है। और जब ठान लेता है तो फिर आपके लिए बाकी सब चीज़ें बिल्कुल सेकेंडरी हो जाती हैं। आपकी प्रायोरिटी पे आपका टारगेट होना जरूरी है, ठीक। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी में होने के बाद भी इन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए बनाए, और 1000 ऑर्फन चिल्ड्रंस को उन्होंने 1050 ऑर्फन चिल्ड्रन को उन्होंने बड़ा किया। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए
ओमिश्योर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अभी अप्रूव कर दी है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, ठीक, उसको टेस्ट करने के लिए आपको ओमिश्योर जो है यूज कर सकते हो, अप्रूवल मिल गया है। ये टिकट किसी ने तो मैन्युफैक्चर की होगी, जिसने की है उसका नाम है टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक, और इसी का नाम इन्होंने ओमिश्योर रखा, मतलब कि ओमी के श्योर कर लो कि कोरोना है, आरटीपीसीआर के थ्रू तो आपको तो पता चल जाता है कि कोरोना का वायरस है। फिर उसके बाद आप उसका अगर जेनेटिक जो है एनालिसिस करोगे कि डीएनए स्ट्रक्चर चेक करोगे कि भाई साहब इसमें देखो वैसा ही म्यूटेशन है जैसा कि ओमिक्रॉन वाला है, तो आप फिर निकाल पाते हो कि हाँ यार ये तो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना का। तो उसी को इन्होंने ओमिक्रॉन एक टेस्टिंग किट बना दी जिसके थ्रू आप सीधे ये समझ सकते हो कोरोना है तो कौन से ओमिक्रॉन का है कि नहीं है। समझ में पूरी चीज आई। अच्छा, इसको चेक करने के लिए इनको एक स्ट्रेटजी चाहिए। वो स्ट्रेटजी क्या है? वो है एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सिर्फ ये पूछेगा कि बताइए रिसेंटली न्यूज एस जीन टारगेट फेलियर जो है किससे संबंधित है, तो ये वहां पे बोल देगा कोरोना, ठीक। वहां पे कुछ और भी जो है जीन से संबंधित कोई जो है कोई बीमारियां बता देगा। फिर तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ओमिक्रॉन के जो है वेरिएंट को चेक करने के लिए, कोरोना के वेरिएंट को चेक करने के लिए ये स्ट्रेटजी है। इसी प्रकार से जैसे ओमिश्योर तो टाटा बना रहा है, ठीक, अभी हाल फिलहाल में अभी तो अप्रूवल मिला है ना अभी ओमिश्योर को। इससे पहले जो हम चेक कर रहे थे वो एक यूएस बेस्ड एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी थी थर्मो फिशर, उसका यूज कर रहा था। वो भी एसजीटीएफ स्ट्रेटजी से ही डिटेक्ट करता था वेरिएंट को। तो एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। और देखो जिस तरीके से मैं ये चीजें आपको बताता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिख लिया करो। और ये पीडीएफ तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाती है, तो आप उसको भी जो है मार्क करके रखो। मैंने पिछले साल भी आप लोग को बताया था और यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछा भी 2021 में। मैंने बोला था ACE2 करके एक चीज होती है जो कि बच्चों में नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो है ज्यादा सेफ होते हैं कोरोना के जो है संक्रमित होने से। और इसने डायरेक्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन ACE2 नाम से ही पूछा था। तो कुछ तो एनालिसिस करने का, इतने साल जो है लगातार प्रीलिम्स को निकालने का यूपीएससी का कुछ तो जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपको देना चाह रहा हूं और समझा रहा हूं, उसको पूरा फायदा उठाइए, ठीक। मैं तो चाहता हूं कि आपका एजुकेशन आपके लिए जो है पैशन होना चाहिए, आपके लिए काम नहीं लगना चाहिए कि अरे मुझे आज पढ़ना। आपका ये होना चाहिए कि नहीं यार उठो तुरंत 6 बजे उठ के सर का पूरा पढ़ना है, और उसके बाद जो भी चीजें उन्होंने 5 स्टेप स्ट्रेटजी दी है उसको विधिवत तरीके से करो, ताकि आसानी से आपका जो है पूरी तैयारी हो जाए रिवीजन के साथ। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते आ रहे रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं किया, मैं बता रहा हूं नो बडी कैन टेक यू टू द फाइनल लिस्ट, नो बडी। रिवीजन इज मस्ट। इसीलिए जो है अगर आपको क्वांटिटी में विश्वास रखते हैं तो आप बिल्कुल कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में विश्वास रखते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए एक IHU वेरिएंट कोविड-19 का ढूंढा गया है, फ्रांस में ढूंढा गया है, ठीक। और ये IHU जो नाम है ये WHO ने नहीं दिया, जैसे ओमिक्रॉन जो है नाम WHO ने दिया है, ठीक। वैसे ही IHU नाम जो है WHO ने नहीं दिया है। फ्रांस में एक जो है यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट्स हॉस्पिटालो यूनिवर्सिटारिस, इनका IHU इस नाम पे इसको दिया गया है। अच्छा, ये अभी चर्चा में है वाला वेरिएंट, लेकिन ये ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल नया आया है, ओमिक्रॉन के बाद आया। ये पिछले साल 2021 के जनवरी में देखा गया था और फिर नवंबर से जो है कुछ ज़्यादा जो है फ्रांस में देखा जा रहा है, तो तब से इसकी बातचीत होने लग रही है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अभी नया आया है, ठीक। इसमें 46 म्यूटेशन पाए गए। कुछ तो जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स हैं, कांटे, उसमें भी कुछ म्यूटेशन पाए गए जो कि काफ़ी कांटों में म्यूटेशन होने की वजह से वो ज़्यादा आसानी से कोरोना का वायरस जो है वो सेल्स के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर जा पाता है, पेनिट्रेट कर लेता है और फिर अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। तो ये इसलिए ज़्यादा संक्रमित होता है। तो अगर उसमें प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें अगर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वो अभी जो वैक्सीन बना रहे हैं उससे नहीं, या फिर हो सकता है न्यूट्रलाइज हो। तो ये चीज़ देखने वाली बात होती है। ये वेरिएंट जो है B.1.640 से संबंधित है, ठीक। पिछले साल जनवरी में था और ये जो IHU वाला जो फ्रांस ने अभी निकाला है, इसको ढूंढा है रिसर्च करके, ये B.1.640.2 है, ठीक, इस वेरिएंट का। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। IHU इज नॉट गिवन बाय द WHO, ये चीज़ है। अच्छा, जो बंदा जो आया था 12 पीपल अभी तक इसमें देखे गए हैं फ्रांस में कि जो है इनको ये हुआ है IHU वाला, और ये कैमरून से आए थे। कैमरून बताइए कहाँ पे स्थित है, किस कॉन्टिनेंट में यानी जो है कंट्री स्थित है।
और फ्रांस के मार्सेली एक जगह है, वहाँ पे ये रिसर्चर्स ने पाया है। ठीक, 1.B.1.640.2 ये इसका नाम रखा गया है वेरिएंट का। ठीक, याद रहेगा ना। अच्छा देखो, इट इज़ नॉट एज अलार्मिंग एज ओमिक्रॉन, तो ध्यान रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि अरे नया आया है, पुराना है, फ्रांस में ढूंढा गया है। IHU इज नॉट गिवन बाय द WHO। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन संबंधित, देखिए नीट 3.0। नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। अब इसमें समझ लो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ये एक अलायंस है। इंडिया और दुनिया के जो लोग हैं जो एजुकेशन के क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ टेक्नोलॉजी के जरिए तो आप तक पहुँच पा रहा हूँ, तो इसी तरीके के जो एडटेक है वो गरीब, सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब बच्चों पर जो है पिछड़े बच्चों पर तक पहुँचाने का एक प्रयास है। ठीक, तो इसका नाम है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसमें भारत से भी और ग्लोबली भी लोग इसमें जुड़कर जो है बच्चों तक ये सॉल्यूशंस पहुंचा रहे हैं। इसका नाम है नीट 3.0, तो मतलब इसका मतलब 2 संस्करण इसके पहले भी आए होंगे। तो इन्होंने बोला ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो है बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस देगा, कोर्सेज देगा स्टूडेंट्स को पूरी कंट्री में। ठीक, ताकि जो डिजिटल डिवाइड है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर उनके पास स्कूल नहीं तक पहुंच नहीं है, या फिर अभी कोरोना की वजह से घर ही पे हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे उनके पास, तो मतलब ये चीज़ नीट के थ्रू जो है उनको आसान किया जाएगा। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट जो है उनको नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट जो है इंडिया और वर्ल्ड से मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे ये इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल डेवलप सोल्यूशन दिए जाएंगे एजुकेशन से जोड़ते हुए, जो है लर्नर की कन्वीनियंस के हिसाब से। अच्छा, इसमें जो सोल्यूशंस है, जैसे मान लीजिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोग को क्या है पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, जैसे आंसर चेक करता हूँ मैं, या फिर किसी की कुछ प्रॉब्लम है तो पर्सनल गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, तो मैं क्या है कि आपके अनुसार दे रहा हूँ, आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार दे रहा हूँ और उसको इम्प्रूव कराता रहता हूँ। वैसे यहाँ पर नीट 3.0 में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो सोल्यूशन देगा, बच्चे को पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देगा। ठीक, तो मतलब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज करते हुए हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत और अनुकूलित सीखने के अनुभव का उपयोग किया जाएगा ताकि बेहतर आउटकम और स्किल डेवलपमेंट हो सके। ठीक, वो भी निश एरियाज में। निश एरिया समझते हो? निश एरिया ये होता है कि मान लीजिए किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर में जो है अच्छा लगता है पढ़ना, तो वो एक निश एरिया है, वहां पे वो काम कर रहा है। ठीक, किसी को बच्चे को जो है यूपीएससी अच्छा लगा, तो इसके लिए वो एक निश है, वहां पे आके वो उस चीज़ को करना चाहता है। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक, 58 ग्लोबल इंडियन स्टार्टअप एडटेक जो कंपनीज हैं वो ऑन बोर्ड मतलब नीट पे आ चुकी हैं। 100 से ज़्यादा कोर्सेज ई रिसोर्सेज जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी स्किल और लर्निंग लॉस जो हो रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक, इसमें करीबन 12 लाख सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट हैं उनको मदद मिलेगी। और मिनिस्टर जी ने ये भी बताया कि हमने करीबन 253 करोड़ के कूपन भी बांटे हैं फ्री एडटेक कोर्स के लिए आपके नीट 3.0 में। ठीक, वेरी गुड इनिशिएटिव, इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो, बच्चों तक पहुंचे, बहुत बढ़िया बात है। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सोना। भारत सोने का आयात करता है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना का उपभोग कौन करते हैं? चाइना करते हैं, उसके बाद इंडिया करते हैं, पहला फैक्ट। ठीक, इंडिया ने पिछले दशक में सबसे ज्यादा क्वांटिटी का सोना अभी आयात किया है, यानी कि इंपोर्ट किया है। ठीक, कितना भाई साहब? 1050 टन। 1050 टन, जो कि डेकेड में सबसे ज्यादा। पिछले साल तो खाली 430 किया था, इसका करीबन 2.25 गुना जो है यहाँ पे इन्होंने 2021 में इंपोर्ट किया। वो इसलिए किया था कि 2020 में लॉकडाउन लग गया, कई लोग की शादियां जो थी पोस्टपोन होकर 2021 में हो गई, सोने की डिमांड बढ़ी तो उस हिसाब से, और लोगों को लग भी रहा था तो उस हिसाब से इंपोर्ट भी बढ़ गया। इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया है और सस्ते भी दाम हो गए थे, तो उसकी वजह से भी जो है इंपोर्ट में करने वालों को ज़्यादा आसानी हुई। तो वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमिंग नेशन है, और ये जो पूरा बताया है ये एक ऑफिशियल ने बताया है, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन उसने कहा कि हमारा नाम ना बताना। ठीक, तो गुप्त सूत्रों से ये पता चली है चीज़। और कितने पैसे का इन्होंने किया है? इन्होंने करीबन 55.7 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट किया इंडिया में 2021 में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए सोना यहाँ पे दिखा रहे हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित मल्टी एजेंसी सेंटर। अब देखो यहाँ पर एक फोटो है, इसमें आप देख रहे होगे ये होम मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं, आर्मी के भी लोग बैठे हुए हैं आपके। अच्छा, मल्टी एजेंसी सेंटर जो होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो है काम करता है, मतलब आंतरिक सुरक्षा के लिए। वहीं रिसर्च एनालिसिस विंग जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ठीक, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आता है ये मल्टी एजेंसी सेंटर। ठीक, हर स्टेट में एक सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर होता है। अब ये इसका आपको ये समझना जरूरी है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित है, तो इसमें एजेंसियां जो हैं, जो आर्मी जो भी इंटेलिजेंस चाहिए, चाहे वो आर्मी से हो, अलग अलग एजेंसियों से है, तो उन सबको बैठकर आपस में बात करके इंटेलिजेंस का शेयर करके टेररिज्म को रोकने का काम करते हैं मल्टी एजेंसी सेंटर के जरिए। ठीक, ये चीज है काउंटर टेररिज्म एफर्ट के लिए ये वाला जो है सेंटर बनाया गया है, और ये बनाया गया था कारगिल वॉर 2001 के बाद से इसको ऑपरेशनल किया गया था। ठीक, मल्टी एजेंसी सेंटर अ कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड अंडर द इंटेलिजेंस ब्यूरो। सारी फैक्ट, सारी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए? अगर आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर जरूर करिए ये मिशन लोगों के साथ में, अच्छी क्वालिटी जो है एजुकेशन के लिए। ठीक, यहाँ पे जो है और कई सारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, और उन्होंने सबने जो है इसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, रिसर्च एंड इंक्लूडिंग, अच्छा आईबी के अंतर्गत आता है, लेकिन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी इसमें है, आर्म फोर्सेस भी है, स्टेट पुलिस भी है। ठीक है, और ये सब लोग मिलके मल्टी एजेंसी सेंटर के अंदर आते हैं और अपना जो है इंटेलिजेंस का डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। और इसमें हर स्टेट के कैपिटल में, जैसे यूपी है तो लखनऊ, बिहार है तो पटना, वहाँ पे सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 से अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ये आपका होगा गवर्नेंस से संबंधित है, CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ है समझना कि ये जो है आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ये न्यू दिल्ली में है। CSIR का एक है ये पार्ट है। CSIR क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होमवर्क है, आज आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। CSIR होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आप लोग इसका रिवीजन जरूर करिएगा। CSIR के अंतर्गत नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है, जो कि एक मेजरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है इंडिया में। ठीक, जितने भी मेजरमेंट होते हैं, भारत की माप मानक प्रयोगशाला, जैसे कि सिंपल यूनिट है। ठीक, सिंपल SI यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर, हम उसको नापेंगे तो हम माइल्स में नहीं नापते लेंथ को रोड्स की, हम किलोमीटर में नापते हैं। ठीक है, हम किलोग्राम में करेंगे। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं SI यूनिट, वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी करता है और कैलिब्रेट भी करता रहता है नेशनल स्टैंडर्ड्स को वेट और मेजर्स के हिसाब से। ठीक, न्यू दिल्ली में है और अभी 75वां साल इसका हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी थी 4 जनवरी 1947 में। देख रहे हो कितना मतलब विजनरी थे वैसे नेहरू जी भी। ठीक है, और इसमें जो है आपका पहले जो डायरेक्टर थे वो KS कृष्णन जी थे, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द लेबोरेटरी। भारतीय निर्देशक द्रव्य और या फिर इंडियन रेफरेंस मटेरियल जो है, ये रेफरेंस मटेरियल होता है NPL के द्वारा, जो कि डिराइव करता है ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम नेशनल स्टैंडर्ड्स। नेशनल स्टैंडर्ड क्या होंगे, हम कौन सी चीज़ किसमें मापेंगे, वेट, मेजर्स, ये सारी चीज़ें भारतीय निर्देशक द्रव्य के अंतर्गत आता है। मान लीजिए अगर उसने आपसे अलग से क्वेश्चन एक बार पूछ लिया कि बताइए भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है, तो उसको कोई लिक्विड विक्विड ना समझ लेना। ठीक है ना, ये आपका नेशनल स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर से संबंधित है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का। ठीक, इसके अलावा आपका एक और चीज़ यहाँ पर LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी भी जो है मिनिस्टर जी ने लॉन्च करी। LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी क्या है भाई साहब, ये आपका कि LED की जो प्रकाश होता है, जो लाइट एमिटिंग डायोड के थ्रू दिया जाता है, तो उससे संबंधित है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि हम एनर्जी एफिशिएंट, कहते हैं ना भाई साहब कि वो इनकैंडेसेंट बल्ब हटाओ, CFL हटाओ, LED लगाओ। LED में मैंने आप लोग को पीछे भी पढ़ाया भी था, उजाला स्कीम ग्राम वाली। तो उसमें क्या है, LED में क्या है, एक तो ज़्यादा रोशनी है, कम एनर्जी लेती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कम पैसे में भी है। ठीक है ना, क्योंकि उजाला स्कीम के अंतर्गत कम पैसे में दी जा रही है, तो एनर्जी एफिशिएंट है, कम जो है इनपुट से ज़्यादा जो है आउटपुट देता है। तो एल्यूमिनेशन टेक्नोलॉजी के लिए LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी कहाँ बनाई गई है, ये भी आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में ही बनाई गई है, ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी
नेशनल मेजरमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक, राष्ट्रीय माप जो है संस्थान भारत का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और लाइट एमिटिंग प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मदद करी जाएगी। ठीक, तो चलिए क्विक समरी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर 6 जनवरी 2022 का प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर और त्रिपुरा में अभी लॉन्च किए गए कई सारे स्टील ब्रिज आपके बराक रिवर पे। बराक रिवर जो है ये स्टील ब्रिज नेशनल हाईवे 37 को जोड़ेगा और वाटर वे जो है 6 बराक रिवर पे होता है। ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल क्या है? ये एक तरीके से पावर जो हम जनरेट करते हैं उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, और पावर जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से आनी है, ठीक, उसको कैसे नेशनल ग्रिड से हमें बनाए रखना है, फ्रीक्वेंसी उसकी गिरने नहीं देनी है, पूरे ग्रिड को कंट्रोल करना है, वो उसको जो है उसके लिए ऑटोमेटिक तरीके से वो जनरेशन कंट्रोल उसके लिए बनाया गया। इसमें एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य हमने 2030 तक के लिए रखा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नई तालीम एक तरीके के बेसिक जो है शिक्षा से संबंधित है। गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था जो जब उन्होंने 1937 में वर्धा में इसको दिया था, और कहते थे कि भाई साहब जो है शिक्षा और जो वर्क है वो अलग अलग नहीं है। ठीक, सिंधुताई सपकाल ये पद्मश्री से सम्मानित थी। इनको और अनाथ बच्चों की माँ भी बोला जाता था, इनका भी देहांत हो गया है। ओमिश्योर जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोरोना का, उसको डिटेक्ट करने के लिए एक किट बनाई गई जिसको ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने अप्रूवल दे दिया है। टाटा ने इसको बनाया है। ठीक, ये एक स्ट्रेटजी पे काम करता है, उस स्ट्रेटजी का नाम है एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी। ठीक, जो कि ये शो करता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना का कि नहीं है, कि कोई और है। ठीक, ये चीज एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रेटजी कोरोना के वेरिएंट को जो है आइडेंटिफाई करता है, और खास तौर पे यहाँ पे जो है ओमिक्रॉन को। ठीक, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक ने जो है इसको बनाया ओमिश्योर नाम से। अगला जो इसमें ये है कि IHU वेरिएंट ऑफ कोविड-19 आ गया। देखो IHU जो है ये एक यूनिवर्सिटी है फ्रांस में जिसने इसको नाम दिया है। ठीक, कोई WHO ने ये नाम नहीं दिया है। ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, ओमिक्रॉन के जितना खतरनाक भी नहीं है, और ये जनवरी पिछले साल ढूंढा गया था यार 2021 में। ठीक, B.1.640.2 वेरिएंट का है ये, और ये IHU वर्ड जो मतलब जैसे ओमिक्रॉन दिया गया WHO के द्वारा वैसे नहीं दिया गया। ये फ्रांस मर्सेले करके एक जगह है, वहां पे यूनिवर्सिटी है IHU, तो उसके नाम पे दिया गया। ठीक, नीट 3.0 नेशनल एजुकेशन अलायंस टेक्नोलॉजी 3.0, इसके अंतर्गत क्या है कि इंडिया और जो है भारत के अलावा दूसरे ग्लोबली जो है 58 जो एजुकेशन संबंधित स्टार्टअप हैं, ठीक, एडटेक इसे बोलते हैं, मतलब एजुकेशन को जोड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, और जो है स्टार्टअप चल रहा है। तो उन सब की मदद से यहाँ पे फ्री में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको बढ़िया स्किल्ड वाले बढ़िया जो है कोर्सेज यहाँ प्रदान किए जाएंगे, और डिजिटल डिवाइड को ख़त्म किया जाएगा। इसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी बताया कि उन्होंने करीबन 250 करोड़ के जो है फ्री कूपन्स भी बांटे हैं, और बच्चों को जो पिछड़े बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको इसके अंतर्गत मदद मिलेगी। ठीक, तो ये एजुकेशन संबंधित है। गोल्ड इंपोर्ट इंडिया में काफ़ी बड़ा 2021 में, क्योंकि 2020 में जो शादियाँ दी थी सब पोस्टपोन होकर 2021 में आ गई, डिमांड बढ़ी, इसी प्रकार से जो है इंपोर्ट भी बढ़ा। दुनिया में इंडिया चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है सोने का, और सोने मतलब स्लीप नहीं करते हैं, गोल्ड का। और इसके बाद जो है आपका गोल्ड इंपोर्ट भारत ने जो किया है वो 1050 टन के आसपास किया है, जो कि पिछले दशक में सबसे ज़्यादा है 2021 में। और जो है $55 बिलियन का जो है बिलियन डॉलर का वैल्यू के उसमें जो है इंपोर्ट किया, जो भी बहुत ज़्यादा है। मल्टी एजेंसी सेंटर जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत एक कारगिल वॉर के बाद में जो है काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाया गया, जिसमें कि जितनी भी एजेंसियां हैं 28 ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि रिसर्च एनालिसिस विंग हो गया जो कि जो है एक्सटर्नल सिक्योरिटी संबंधित होता है, बाकी पुलिस हो गई, और भी जो इंटेलिजेंस संबंधित जितनी भी एजेंसी हैं वो सब लोग बैठते हैं, स्टेट के लोग भी बैठते हैं, और जो है आपस में साझा करते हैं इंटेलिजेंस का, और टेररिज्म को रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर न्यू दिल्ली में है, और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत आता है। होम मिनिस्टर ने अभी इसकी जो है की अध्यक्षता में यहाँ पे मीटिंग हो रही थी, और ये इम्पॉर्टेंट है हमारी भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, होम मिनिस्ट्री जो होता है आंतरिक सुरक्षा को की देखरेख करता है, इंटरनल सिक्योरिटी। CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है अभी इसका फाउंडेशन डे था आपका 4 जनवरी को, तो इसको मनाया गया। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी क्या करता है भाई साहब?
ये देश में जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके वेट्स, ठीक है, कितने किलोग्राम कितने भार का वेट्स और मेजरमेंट से संबंधित, मतलब कितने किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर में कौन सी क्या चीज नापी जाएगी, तो ये स्टैंडर्ड्स को सेट करना, कैलिब्रेट करने का काम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा किया जाता है। न्यू दिल्ली में स्थित है। CSIR जो है, इसको होमवर्क मैंने आपको दिया है, काउंसिल फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िए इसके बारे में, मैं आपको पहले पढ़ा भी चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको इसका रिविजन करना है। ठीक, एक LED फोटोमेट्री लेबोरेटरी भी चालू की गई है इसी जो है न्यू दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के अंतर्गत, जरूर इसको याद रखिएगा। तो इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग आपके अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस को बढ़ावा दे सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भी और लोगों से करवा के भी। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।